हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम इलास्टिक लिमिट्स की बात करेंगे। ठीक है। इलास्टिक लिमिट को अगर तुम शब्दों में डिफाइन करो तो ये इलास्टिक लिमिट क्या है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है उसका अपर लिमिट है। इट इज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। अप टू विच इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म्स कंप्लीटली। कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास एक एल लेंथ का रॉड है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि तुम्हारे पास एक एल लेंथ का ये रॉड है और इस रॉड को मैं एक इंट पे क्या कर रहा हूँ, तो फिक्स कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये इस इंट पे ये रॉड फिक्स्ड है। अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स इधर एफ अप्लाई किया, क्या किया मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई किया, तो इस एफ के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये रॉड जो है वो मान लो कि डिफॉर्म्ड हुआ, मतलब इसका लेंथ बढ़ गया और ये मान लो कि ये डेल एल लेंथ जो है ये रॉड डिफॉर्म हो गया। ठीक है, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, इसका ओरिजिनल लेंथ था एल। ठीक है, तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये रॉड डेल एल लेंथ इसका साइज बढ़ गया। तो जब अभी तो फोर्स लगा रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से फोर्स लग रहा है और इसके क्रॉस सेक्शन में, मतलब जैसे मान लो कि कोई क्रॉस सेक्शन ले लो, इसका क्रॉस सेक्शन जैसे सपोज करो ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है, इसके इसमें क्या हो गया, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर डेवलप हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे। और ये जो एफ आर फोर्स है एट इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम सिचुएशंस पे क्या होता है कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर है वो एक्सटर्नल फोर्स एफ के बराबर होता है, जैसा कि आप समझते हो इस चीज के बारे में। अब देखो क्या होता है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, इसकी क्या टेंडेंसी है, ये चाह रहा है कि इस रॉड को अपने ओरिजिनल लेंथ में ले आवे। ऐसा ये क्यों चाह रहा है और ये क्यों ऐसा पिक्चर में आ गया, क्योंकि बॉडी जो है, ये जो रॉड है स्टील का, वो क्या है, इलास्टिक है। ये स्टील का रॉड क्या है, इलास्टिक है। अगर रॉड मान लो मिट्टी का बना हुआ होता है तो इट विल नॉट बी इलास्टिक, तो उसमें ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो होता ही नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है कि इलास्टिक लिमिट्स भी किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट की ही होती है। तो ये जब एक्सटर्नल फोर्स तुम लगाते हो तो अकॉर्डिंगली इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है तुम डिफॉर्मिंग फोर्स को बढ़ाते जाओ तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करने की अपनी एक सीमा है। ठीक है, तो जैसे ही तुम मान लो कि डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर इलास्टिक लिमिट से, मतलब कहने का मतलब ये एफ जो है इसको अगर बड़ा कर दिया तुमने, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अगर तुमने इलास्टिक लिमिट जो है, क्या है, इलास्टिक लिमिट से इसको तुमने जैसे ही इसकी वैल्यू को बड़ा कर दिया तो क्या होगा, अब ये रॉड में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा और बॉडी में क्या होगा, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिफॉर्मेशन, एक शेप में ऐसा चेंजेस आएगा जिसके बाद अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दो तो उस शेप, ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की वो बॉडी कोशिश नहीं करेगा, मतलब उसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे। तो इसके कहने का मतलब यही है कि यह इलास्टिक लिमिट, ये अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स का, अप टू विच अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दोगे तुम तो बॉडी अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेगा। लेकिन अगर तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स को इलास्टिक लिमिट से ऊपर बढ़ा दिया तो क्या होगा उस सिचुएशंस में, द बॉडी विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। इसी को समझ जाइए, बॉडी क्या होगा, ये परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। और परमानेंटली डिफॉर्म मतलब कि जैसे ही तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी का जो डिफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब एटॉमिक लेवल पे अगर देखो कि एटॉमिक लेवल पे ये जो इलास्टिक लिमिट की घटना वो क्या है, तो उसको समझो कि ऑन एटॉमिक लेवल दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ बाउंड बिटवीन द एटम्स। ठीक है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ बाउंड्स बिटवीन एटम्स। क्या होता है कि जैसे रॉड की मैं बात कर रहा था, तो ये जो स्टील का रॉड है, इस रॉड को जब तुम डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ अप्लाई, ये मान लो कि ये फिक्स्ड एंड है, ये तो इधर भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इधर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसके छोटा सा एलिमेंट में अगर देखोगे तो वहां भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा होगा अकॉर्डिंगली, और इसके छोटे से क्रॉस सेक्शन में भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। तो उस क्रॉस सेक्शन को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखोगे तो एक्चुअली में ये रॉड है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखो तो इस तरह के शेप में दिखाई देगा। ठीक है, तो हेयर वी कैन इमेजिन द इंटर एटॉमिक बाउंड एज ए टाइनी स्प्रिंग कनेक्टिंग द एडजेसेंट एटम। अगर आप देखो तो दो एटम्स है, ठीक है, इसी एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, तो लेंस लगा के अगर देखो, मतलब दिखेगा नहीं, ऑफ कोर्स ये एक इमेजिनरी
मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनके जो एटम्स होंगे, इस छोटे से एलिमेंट में जो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसका नेचर क्या है, इट विल बी जस्ट लाइक स्प्रिंग लाइक, क्या है ये, स्प्रिंग लाइक नेचर है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वी कैन इमेजिन द इंटर एटॉमिक बाउंड्स एज ए टाइनी स्प्रिंग कनेक्टिंग द एडजेसेंट एटम। मतलब इनके इस छोटे से एलिमेंट में जो एटम्स हैं और जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो उनके बीच जो इंटर एटॉमिक बाउंड्स है उसको हम लोग स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो जब सपोज करो कि तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मान लो कि तुमने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स ऊपर से लगाया F, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग, बहुत सारा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, बहुत सारा स्प्रिंग स्ट्रेच भी होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर कंप्रेस होगा और स्ट्रेच होगा और इसी के अकॉर्डिंगली डिफॉर्मेशन उसमें होगा, और अकॉर्डिंगली जब ये कोई भी स्प्रिंग, जैसे मान लो कि कोई स्प्रिंग होता है, ये फिक्स्ड है और इस स्प्रिंग पे यदि F फोर्स लगाते हो तो जब ये स्ट्रेच होता है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर डेवलप होता है, तो अकॉर्डिंगली इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम एटॉमिक लेवल्स पे देखो तो होता क्या है डिफॉर्मेशंस में, एटॉमिक लेवल पे अगर आप बात करो तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स। क्योंकि जब तुम फोर्स लगाओगे तो कुछ एटम्स के बीच में स्पेसिंग घटेगा और कुछ के बीच में स्पेसिंग बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली जो क्यूमुलेटिव मतलब सिचुएशंस होगा उसके अकॉर्डिंगली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, जब जैसे मान लो कि तुम कंप्रेशन करोगे तो क्या होगा, इनके बीच जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है वो घटेगा, और अगर इलोंगेशन करोगे तो स्प्रिंग क्या होगा, ये इसके बीच का स्पेसिंग बढ़ेगा। सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ मटेरियल। और इसीलिए अब तुम कितना मतलब इसके स्पेसिंग को कितना बढ़ा सकते हो वो डिपेंड करता है कि ये इंटर एटॉमिक बाउंड्स है उसका स्टिफनेस क्या है, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द स्टिफनेस ऑफ द इंटर एटॉमिक बाउंड्स, ठीक है, ये कितना स्टिफ है, मतलब इंटर एटॉमिक बाउंड का स्ट्रेंथ क्या है, या स्प्रिंग जो तुमने जो ये स्प्रिंग की तरह इंटर एटॉमिक बाउंड को मॉडल कर रखा है तो उस स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या है उस पर डिपेंड करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एक लिमिट्स है, क्योंकि अगर मान लो तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो ये स्प्रिंग क्या होगा, अकॉर्डिंगली इसका जो है सो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बदलेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जैसे ही तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। तो अब ये है कि जब तुम्हारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अगर मान लो कि ये जो एटम्स हैं वो अपने जगह को छोड़ के कहीं दूसरे और शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में बॉडी प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो है दिस इज वेरी डिफरेंट टू द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हमने कहा ना कि अगर तुमने जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, क्या चीज, डिफॉर्मिंग फोर्स जो तुमने अप्लाई किया है अगर वो ग्रेटर देन इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट है, तो वो क्या होगा, तब जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। क्यों होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ बाउंड्स एंड रीअरेंजमेंट्स ऑफ द पोजीशंस ऑफ एटम। क्योंकि क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो बाउंड्स होते हैं ना दो एटम्स के बीच में, ये जैसे बाउंड्स होते हैं वो क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं और फिर उसके बाद एटम्स रीअरेंज होता है। उस केसेस में क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना वो डेवलप नहीं होता है। क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है, और इसीलिए क्या होता है, डेवलप ही नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। उस केसेस में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स अगर डेवलप नहीं होगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन कैसे करेगी। इसीलिए कहा गया है कि इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स की वह ऊपरी सीमा है, ठीक है, यह ऊपरी सीमा है जिसके बियॉन्ड अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लिया तो बॉडी के में परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखेगा, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इलास्टिक लिमिट के बिलो आपने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो जो भी कुछ डिफॉर्मेशन उस बॉडी में होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक लिमिट्स। आई होप कि आपको कुछ बहुत यूजफुल लगा होगा। थैंक यू।